वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, अपने लॉ फैकल्टी टीम मेंबर अपने कलीग अमित सर के साथ हूं। और आज का हम लोग का जो ये खास तरीके का आज सेशन है, ये यूपी एपीओ इंटरव्यू 2022 के लिए है, 2022 के लिए। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहां तक सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने स्तर पर प्रयास करेंगे कि आप अंतिम रूप से चयनित हों और आप यूपी एपीओ में फाइनली क्वालिफाई करके प्रदेश की और देश की जनता की सेवा कर सकें अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू जिसको कहते हैं, ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है। ये आपका केवल टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि आपकी लीगल विजडम, आपका लीगल नॉलेज, आपकी लीगल जुडिशियल सिस्टम की, आपकी लॉ की पढ़ाई कैसी हुई है। उसका तो एग्जाम लेकर के कमीशन ने आपको क्वालिफाई करने के बाद यहां तक पहुंचा दिया है। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, लीगल विजडम, लीगल रीजनेबिलिटी, लीगल आर्ग्यूमेंट्स, लीगल अप्रोच, लीगल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन द फील्ड दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग, इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है और इसी से जुड़े हुए सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कि आमतौर पर जिसको आप सहायक अभियोजन अधिकारी या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कह रहे हैं, जिसके पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मोटा मोटी किस तरीके का काम है। एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में, अभियोजन अधिकारी के रूप में आप क्या काम करेंगे, आप राज्य सरकार और न्यायालय के बीच में आपकी क्या भूमिका होगी, आप किस तरह से सरकार की ओर का पक्ष न्यायालय में रखेंगे, आपका विभागीय पदसोपानिक क्रम, डिपार्टमेंटल ऑर्डर ऑफ हायरार्की या वारंट ऑफ प्रीसिडेंस क्या है, आप जिस पोस्ट पर हैं उसके ऊपर, फिर उनके ऊपर, और फिर इस तरीके से सर्वोच्च पद आपके विभाग का क्या है। आप अपने क्षेत्र में काम करते हुए जिस ज्यादातर कानून से आप जुड़े हैं, खासतौर से जो इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पुलिस मैनुअल है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, इन सारी चीज़ों पर आपकी पकड़ और आपकी जानकारी बेहतर होनी चाहिए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, अच्छा भाई ये बताइए आप एपीओ की तैयारी करने आए हैं, तो लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, बैरिस्टर, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनके अलग अलग मतलब भी हैं। इनके क्या मायने हैं, इनका क्या अर्थ होता है, आप बताइए। आपसे पूछा जा सकता है, एक कोई लीगल प्रॉब्लम आपके सामने रखी जा सकती है कि अगर ए ने बी से किसी मामले पर विवाद किया है, तो आप किसका पक्ष रखेंगे सहायक अभियोजन अधिकारी के तौर पर, सरकार के किस प्रतिनिधि के रूप में आप न्यायालय में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पूरा एपीओ का इंटरव्यू, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस तरीके के सवाल जवाब पूछे जाते हैं। आज ये पहला आपका ओरिएंटेशन क्लास है, ये आपकी अभिमुखीकरण करने की व्याख्यानशाला है। इसके बाद फिर आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा, वास्तविक रूप से आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से कमरे में प्रवेश करते हैं, किस तरह से आप बोर्ड मेंबर्स को आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको आप नमस्कार करते हैं, कैसे आप अपनी सीट पर बैठते हैं, किस तरीके से अपना आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, आप अपनी बात को कहने में ज़्यादातर हाथ या दूसरे बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल तो नहीं करते, आपको किस तरीके से सवालों के जवाब देने चाहिए, बिना सवाल पूरा सुने और समझे तुरंत उसका उत्तर देने लग जाना, ऐसी जल्दबाजी, ऐसी हड़बड़ी से बचना चाहिए। और अपने को कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कूल, कंपोज, एकदम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ भरे दिखाई दें। आपके चेहरे पर एक आशा और विश्वास से भरी हुई मुस्कान होनी चाहिए। योर
body language, your face should always be smiling, and overall your body language and gestures should be full of self confidence. It doesn't mean you should be arrogant, it doesn't mean you should show off. इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर का अभिमान या दंभ झलकना चाहिए, बल्कि आपके अंदर का आत्मविश्वास झलकना चाहिए और आपके अंदर पूरी विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तो आपको कैसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर तरह से परिष्कृत करते हुए सामने रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लीगल अप्रोच में किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या क्या सवालों के जवाब आपको देने चाहिए, एपीओ में खास तौर से पीसीएसजे से अलग क्या होता है और सिविल सर्विसेज से अलग इंटरव्यू एपीओ का कैसे होता है, तो सिविल सर्विसेज, पीसीएसजे और एपीओ के इंटरव्यू में कैसे अलग अलग चीज़ों की बारीकियों का ख्याल रखा जाता है, इन सारी चीज़ों पर आपको लॉ के बारे में बेहतर जानकारी देंगे हमारे लॉ के फैकल्टी हेड अमित सर, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आपसे बातचीत करें। गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए, सर ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई इंटरव्यू के बारे में, तो मेनली जो है मैं आपको सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में बता देता हूं कि किन किन सब्जेक्ट्स को आपको फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उसके अलावा पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन, ये हमारे सिलेबस में है, एपीओ के सिलेबस में है, तो बाकी सब्जेक्ट्स को हमें शायद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आप चाहे जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हो, एक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एलएलबी। आप एलएलबी पास होंगे तब आप इन एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपका दायरा सीमित नहीं है। आपसे कमीशन जो बोर्ड होगा, बोर्ड हो सकता है कि कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। हाँ, मेनली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो मेनली इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि किन किन सब्जेक्ट पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज, हम भले ही क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ के जैसे ही कुछ प्रोविजन जो है वो सिविल लॉ में भी दिए रहते हैं। तो आज हम कुछ उन लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे जिसमें क्रिमिनल लॉ में जो भी प्रोविजंस वगैरह हैं वही सेम प्रोविजन आप देखेंगे कि सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया, सेम प्रोविजन आप सीपीसी में भी देखेंगे। क्या दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो एप्लीकेशन है वो सेम तरीके से होगा या दोनों में कुछ डिफरेंसेस वगैरह है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा में आप लोग देखते हैं कि सेक्शन 300 सीआरपीसी, तो सेक्शन 300 सीआरपीसी जो है इसका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के साथ में भी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के साथ में भी हम देखते हैं। तो जब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सेक्शन 300, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों में एक ही प्रोविजन किया गया है, तो इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे कि कुछ बेसिक सी चीजें हैं। और इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस अलग टाइप के पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलग टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, जहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं, कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों को। तो इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में मेनली उस एरिया को जरूर ही कवर किया जाता है कि जहां पर बोर्ड को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो होगा, इस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कुछ ना कुछ भ्रांति है। तो पहले तो आप सभी लोगों को बधाई जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और जिन लोगों ने मेंस एग्जाम दिया है, एग्जाम किसी कारणवश वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप एक धैर्य के साथ में अपनी प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ऊपर वाला आपको भी सफलता प्रदान करेगा। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम सब्जेक्ट्स के बारे में बता देते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। देखिए, सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एपीओ से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सीपीसी में भी रेस जुडिकेटा जो है, रेस जुडिकेटा मतलब सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 से क्वेश्चन पूछा गया एपीओ के इंटरव्यू में। उसके अलावा में अगर हम बात करें टॉर्ट, तो टॉर्ट का भी कोई लिंक नहीं है एपीओ से, लेकिन टॉर्ट से भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एपीओ में पूछे गए। उसके अलावा में जो आपके मेन पेपर्स रहेंगे,
तो वो हम मेन पेपर्स की बात कर ले रहे हैं कि सीआरपीसी, ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ये मेन सब्जेक्ट के तौर पर अगर हम बात करें तो सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा में इंडियन एविडेंस एक्ट से भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे। उसके अलावा में आईपीसी, और रही बात पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट, तो इनसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ना के बराबर क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जहां पर एपीओ की भूमिका के बारे में पूछा जाए कि एपीओ की क्या भूमिका होती है। तो ये जो रिलेटेड प्रोविजन है पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट के, इन प्रोविजंस को आपको पढ़ना है, बाकी कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन में आपको नहीं है। फिर देखिए, एक पेपर आपका कॉमन होता है चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। इवन हम अगर बात करें कि कोई भी बच्चा जो एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू दे रहा होता है, तो एग्जीक्यूटिव में भी एक कॉमन सब्जेक्ट है और जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि जो जीके का पोर्शन है, क्या जीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ या जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें हिस्ट्री भी था, उसमें ज्योग्राफी भी था, उसमें अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी भी पूछा गया था, उसमें अगर हम बात करें तो साइंस भी पूछा गया था और साइंस टेक भी पूछा गया था। लेकिन जब हम यहां पर जीके की बात करते हैं तो आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए, वो कोशिश करिए आप लोग करंट का जो कंटेंट है, करंट के कंटेंट को आप बेहतर तरीके से तैयार करिए। और करंट में भी आप उस न्यूज पर आपका बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए जो लीगल न्यूज है, कि जो लीगल न्यूज है उन न्यूज को आपको बहुत बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा। जैसे अभी जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा था, आपके यूपी पीसीएसजे मेंस एग्जाम में भी पूछा गया, तो ईडब्ल्यूएस, ये जो 10% आरक्षण वाला जो मामला था, तो 10% आरक्षण वाला मामला जो है इसको आपको तैयार करना है। अब ऐसा नहीं कि 10% आरक्षण वाला मामला ही केवल तैयार करना है, आपको इसको पीछे से तैयार करना पड़ेगा कि इंदिरा साहनी के केस में क्या कहा गया, बालाजी के केस में क्या कहा गया, आर्टिकल 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 16 क्या बात करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेहतर तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेशली अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ करके जाना है। केस लॉज वगैरह बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं केस लॉ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं बात करता हूं सब्जेक्ट के बारे में, मैंने बता दिया। अब चूंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरव्यू पहले अटेम्प्ट में फेस कर रहे होंगे, उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्या है, और जिनकी एज के जो लास्ट पड़ाव पर होंगे वो भी कहीं ना कहीं पर से उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्या ये हो सकती है कि एक भयंकर दबाव दोनों स्टूडेंट्स पर हो सकता है कि जो कई बार इंटरव्यू फेस किया होगा और जो लास्ट अटेम्प्ट है जिसका, या जो एज जिसकी खत्म हो रही है, वो भी प्रेशराइज्ड होगा। और जो इंटरव्यू पहली बार फेस कर रहा होता है वो इसलिए प्रेशराइज्ड होगा क्योंकि उसके इंटरव्यू के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती कि बोर्ड कैसा होगा, किस तरीके से कोऑपरेट करेगा, या क्या चीजें होंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि इंटरव्यू बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। शुरुआत जो हो सकता है मुश्किल क्वेश्चनों के साथ में, आप शुरुआत ही जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए वो काफी मुश्किल क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि क्वेश्चन आसान है या क्वेश्चन मुश्किल है, तो ये वो पर्सन बेहतर तरीके से जान रहा होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने वाला जो पर्सन है वो ये जान रहा होता है कि हम बच्चे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का लेवल क्या है। वो अगर आसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी जानता है कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो देखिए, ये इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है आपको कि बहुत हार्ड अगर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया और उसमें आपने सॉरी बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, बाई चांस वो भी आपको नहीं आ रहा था, फिर से आपको सॉरी बोलना पड़ा। फिर क्या हुआ कि आसान क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए, लेकिन चूंकि 2 क्वेश्चंस में आप सॉरी बोल चुके थे, तो कहीं ना कहीं पर से आपके माइंड पर एक प्रेशर आ चुका था कि हमारा तो इंटरव्यू मेरे हाथ से गया क्योंकि ये क्वेश्चंस का हम जवाब नहीं दे पाए। तो उसमें, उस हड़बड़ाहट में ये होता है कि जो हमारी आती हुई चीजें होती हैं
वो आती हुई चीजें भी कहीं ना कहीं पर से जिस बेहतर तरीके से हमको बताना चाहिए उतना बेहतर तरीके से हम नहीं बता पाते हैं। तो देखिए इन सब चीजों को आपको हैंडल करना, देखिए आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई किया, आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर से देखिए प्रीलिम्स एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया तो कहीं ना कहीं पर से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होगी और फैक्चुअल नॉलेज आपको होगा ही होगा। मेंस एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो मेंस एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पर से आपकी दूसरी चीज जो होती है उसको भी चेक कर लिया गया होता है, और वो ये होता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा या जो कुछ भी आपने प्रीलिम्स में जान रहे थे क्या आपको डिटेल उसकी पता है, या जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या आप उसको बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज तो आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में चेक हो चुका होता है। अब आपकी जो चेक किया जा रहा होता है इंटरव्यू में, वो इस बात को चेक किया जा रहा होता है कि आपकी पर्सनालिटी, दूसरा कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो आपका अपने ऊपर क्या कंट्रोल रहता है। अगर आप अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो देंगे या आपका खुद पर नियंत्रण नहीं रह जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि कहीं ना कहीं पर से एक हेजिटेशन या एक हड़बड़ाहट आपके आंसर में रहेगी। दूसरी, अब देखिए ये जो समस्या है, ये समस्या पहले अटेम्प्ट वाले और लास्ट अटेम्प्ट का जो स्टूडेंट है उसके साथ में हो सकती है। तो खासकर देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं कि देखिए अब आपको चीजें जो है वो बेहतर करना है, और बेहतर करने के लिए क्या है कि आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आपका नियंत्रण आप पर पूरी तरीके से रहे। तो फिलहाल अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आसान नहीं होगा, और बोर्ड मेंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो भी इस बात को जान रहा है कि हम बच्चे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें आप सॉरी बोलते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो उससे आपके इंटरव्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये आपको हैंडल करना है, ये आपको खुद को कंट्रोल करना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं और हम जवाब नहीं दे पाते तो हमसे जो भी आगे के क्वेश्चंस पूछे जाएं उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमारे आगे के क्वेश्चंस पर या हमारे आगे के आंसर्स पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि जिसमें आप तुरंत जवाब दे पाएंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया तुरंत आपका आंसर पहले से तैयार है, उधर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आपका आंसर तैयार है, आप तुरंत उसमें जवाब दे सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा उसका आंसर सोचने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो एप्लीकेशन पर आधारित हो या हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो वो कुछ इंटरलिंक वाला क्वेश्चन हो, तो उसमें ये दिक्कतें हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं पर से आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो देखिए आपको बहुत ज्यादा अगर हम बात करें कि पेशेंस रखना है हर जगह पे, और हर जगह पे आपको जो आंसर देना है वो थोड़ा सा समय लेकर के आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि जो हमें आ रहा है तो हम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम उधर एग्जामिनर के द्वारा जो या बोर्ड मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा हमें बेहतर तरीके से आ रहा था कि उनका क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ तुरंत हमने उसका जवाब दे दिया। तो जवाब दे दिया, अच्छी बात है कि आपने तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे कि बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप उसका जवाब तुरंत नहीं दे सकते, आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ में तो आप तुरंत जवाब दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर से एक अंतर जो है वो बोर्ड को दिख जाएगा। तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन चाहे आसान पूछा जाए या क्वेश्चन चाहे मुश्किल पूछा जाए, आपको जवाब पता भी है लेकिन थोड़ा सा वक्त लीजिएगा। थोड़ा सा वक्त लेने का मतलब ये नहीं है
कि कुछ मिनट का समय ले रहे हैं, 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड का आप समय ले सकते हैं और 2-4-5 सेकेंड का समय लेने के बाद में आंसर दीजिए, ताकि आपके उत्तरों में ये अंतर देखने को ना मिले कि कुछ का जवाब आप तुरंत दे रहे हैं एक्साइटेड होकर के, और कुछ क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आप तुरंत नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसमें आपको सोचना पड़ रहा है। तो बोर्ड के सामने आपकी जो कमियां हैं वो कमियां नहीं पता चलनी चाहिए। तो इसलिए यह है कि आप एक रूपता के आधार पर या एक तरीके से आप जो आंसर्स हैं वो अपने आंसर्स दीजिएगा। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें आपको उसका जवाब तो नहीं पता होगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं पर से आप एक लीगल माइंड का इस्तेमाल करेंगे या आप लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि आपने लॉ पढ़ रखा है, उस लॉ के आधार पर जब आप लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं पर से आप सही जवाब जो है सही जवाब दे सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। तो देखिए, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आपको नहीं पता है, जिसको आपने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको अंदर से ये भरोसा है कि हम इसका जवाब दे सकते हैं, शायद ये यहां से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं देना है। आप कह सकते हैं बोर्ड से कि सर एग्जैक्टली हमें इसका जवाब तो नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि कोशिश कर सकते हैं तो बोर्ड आपके साथ में कोऑपरेट करेगा और बोर्ड आपसे कहेगा कि हाँ बेटा कोशिश करिए, बताइए क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि जो आपने कोशिश की, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, तो वो भी जान रहे हैं कि हाँ इसका आंसर सही तरीके से नहीं पता, लेकिन आप जब कोशिश करके लीगल माइंड का इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए उसका सही सही आंसर दे देंगे तो उसका एक बहुत ही अलग इफेक्ट पड़ेगा बोर्ड पे। तो आप इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप इस तरीके की जो भी जवाब वगैरह है इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात कि जहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें जवाब देना चाहिए और आप जवाब दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, बिना परमिशन लेकर के जवाब दे देते हैं और उलूल जुलूल चीजें बताते हैं जिसका कहीं ना कहीं पर से उस क्वेश्चन से किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुकात, कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, आपका जवाब जो मैंने पहले बताया आपको कि सर हमें नहीं पता है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, ये उलूल जुलूल जवाब आप जो दे रहे हैं या जो सही जवाब आप नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पर से इससे बैड इंपैक्ट, आप भले ही आप गलत जवाब दे रहे हैं, ये बात कहने के बाद में इससे बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपसे बोर्ड ने पूछा, आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और गलत जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से बात करके आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। आपको अगर नहीं आता है तो आप मुस्कुराते हुए सॉरी कह सकते हैं, और अगर आता है तो उसको बेहतर तरीके से आप बताइए। दूसरी बात मैं जो बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन काफी लंबा होता है और उसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर काफी छोटा आंसर होता है, लेकिन आप अगर कनेक्ट करते चले जाओगे तो उसी का आंसर जो है आंसर काफी बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब आंसर देना शुरू किया तो आप क्या कर रहे हैं कि बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, जो कुछ भी आपको पता है क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ आप बताते हुए चले जा रहे हैं। इसके दो नुकसान हैं, एक तो आप समय ले रहे हैं और ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी वहां पर दिखा बोर्ड को, या आपसे जो पूछा गया है उसके बारे में जितना भी आपको पता है सब बताते हुए लगातार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर से बोर्ड का समय भी आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों का भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा, उसका जवाब सिंपल तरीके से दे दीजिए, ये नहीं कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज्यादा शब्दों के साथ में अपने आंसर को आप बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझाना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर एफआईआर
लिखने के लिए बाउंड है या पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जवाब ये होगा कि हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है। एग्जामिनर को लगेगा तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 154 में जो आपने बताया है, क्या इसमें कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिससे बाउंड शब्द का प्रयोग किया गया, या क्या शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिससे आप ये कह सकते हो कि नहीं, पुलिस अधिकारी बाउंड है, पुलिस ऑफिसर चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब पूछा तब आप बताओगे कि नहीं सर, बाउंड शब्द का तो प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन 154 में शब्द इस्तेमाल किया गया शैल शब्द का, पुलिस ऑफिसर शैल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये शैल शब्द इस बात को डिनोट करता है कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है। आपने बात को कंप्लीट कर दिया। अब फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्या कोई केस लॉ वगैरह है इस बात पर? तो आप कहोगे हाँ केस लॉ। तो आपने भजन लाल का केस बता दिया, आपने ललिता कुमारी का केस बता दिया। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, अब इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे भी हो सकता था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है, तो आपने बताया हाँ, सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है। सेक्शन 154 में शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो शब्द इस बात को डिनोट करता है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है। फिर आपने बता दिया था इससे से रिलेटेड एक केस आया, भजन लाल का केस आया, ललिता कुमारी का केस आया, और भी केसेस आए जिन केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। अब देखिए, एक क्वेश्चन का जो जवाब आपने दिया उससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता था आपसे, लेकिन आपने क्या किया कि सब कुछ बता दिया, और सब कुछ बताए जाने से क्या होगा कि फिर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बिल्कुल नया। और वो नया क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए आसान हो सकता है मुश्किल हो। तो ये टेक्निक आपको इंटरव्यू में डेवलप करना है कि हमें इस तरीके से आंसर देना है कि जो हमारा आंसर होना चाहिए उस आंसर से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस एग्जामिनर और भी पूछ सके। तो अब हो सकता है कि जब आपने ये इतने स्टेप में बताया, एक ही आंसर था, और ऐसा नहीं कि आंसर का जो पार्ट आपने बताया 154 की जो बात की, आपने कंप्लीट आंसर नहीं बताया, बिल्कुल कंप्लीट आंसर आपने बताया। ठीक, आपने उसके बिना पूछे ललिता कुमारी का केस नहीं बताया, तब भी वो कंप्लीट है। आपसे उसने भजन लाल के केस के बारे में नहीं पूछा, आपने नहीं बताया, तब भी आपका आंसर कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आप केसेस के साथ में सारी चीजें बताओगे तभी कंप्लीट होगा। आप अगर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट छोड़ दोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि शायद इससे आगे इसको नहीं पता होगा, तो वो आगे की चीजें आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आपके अंदर टेक्निक होना चाहिए कि अपने आंसर को भी कंप्लीट करना है, और उसमें कुछ ऐसी जगह पे हमें छोड़ना है ताकि दूसरा क्वेश्चन भी वहां से बन सके। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब इसी पे वो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है, अगर नहीं लिखता है पुलिस ऑफिसर एफआईआर तो क्या होगा। अब तो क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप सीधे बताइए। अब आप इसमें बता सकते हैं कि 154 सबसेक्शन 3 में, फिर 156 सबसेक्शन 3 का प्रोविजन आपने बता दिया। उसके बाद में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो बता दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है उस आंसर को कंप्लीट करना। दूसरी चीज देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, हम अभी आज की क्लास तो हम नॉर्मली यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चंस जो होंगे वो किस तरीके से आपको जवाब देना है, और क्या ऐसा कौन कौन सा पोर्शन है जहां पर बच्चों से गलती होने के चांसेस हैं। दूसरे देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे इलस्ट्रेशन पर आधारित क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कि इलस्ट्रेशन वगैरह पूछ लिया गया आपसे, कि कोई एक सिचुएशन रख दी गई आपके सामने, कोई ऐसी प्रॉब्लम रख दी गई आपके सामने, और ये कहा गया कि ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो बताइए किस पर्सन की लायबिलिटी जो होगी, लायबिलिटी आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको प्रोविजंस जो है प्रोविजंस के साथ में देना है। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन पूछी गई, और सिचुएशन पूछी गई, आपसे कहा गया कि फला फला पर्सन ने फला फला पर्सन को इस तरीके से
इंजरी कॉज कर दी, कौन सा ऑफेंस कमिट किया, आपने सीधे बता दिया। क्या इसकी लाइबिलिटी बनाई जाएगी नहीं बनाई जाएगी, आपने सीधे बता दिया कि लाइबिलिटी बनाई जाएगी। लेकिन सेक्शन नंबर के साथ में आपको बताना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है तो आप सेक्शन नंबर, सेक्शन में जो चीजें बताई गई वो भी आप बताइए, और उसके बाद में क्या लाइबिलिटी हो सकती है, क्या लाइबिलिटी नहीं हो सकती है, इसके बारे में आप बताइएगा। ये कर दूसरा देखिए, हम जो बात कर रहे थे जो करंट के टॉपिक्स वगैरह है, तो देखिए करंट के आपसे हिस्ट्री से हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपसे हो सकता है ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, इकोनॉमी या साइंस वगैरह से आपसे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जा सकते हैं। लेकिन करंट की अगर हम बात करें तो करंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट में भी अगर हम खास तौर पर बात करें तो लीगल न्यूज वगैरह जो है, लीगल न्यूज को आपको मेनली फोकस करना ही करना है। तो लीगल न्यूज वगैरह को बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और दूसरा अगर हम बात करें कि करंट के जो बहुत जनरल से टॉपिक, उन जनरल से टॉपिक को आपको तैयार करते हुए जाना है। बाकी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीके का और पोर्शन आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछ भी लिया जाता है हिस्ट्री, तो मान लीजिए हिस्ट्री पूछ भी लिया जाता है और आप जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सॉरी कह सकते हो। ठीक, इकोनॉमी में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप सॉरी कह सकते हो। लेकिन कोशिश करिए कि करंट के टॉपिक्स आपके गड़बड़ ना हो। आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये हार्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की, दूसरा देखिए हम बात करें कि सिंपल क्वेश्चंस जो होंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, तो सिंपल क्वेश्चन में देखिए सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि बोर्ड आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पता है कि उसके क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि मर्डर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो आप उस पर बोल रहे हो सॉरी, तो अगर आपने सॉरी कहा तो इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। और जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उस सिंपल क्वेश्चन में भी अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो, उसमें सॉरी बोलते हो, तो कहीं ना कहीं पर से उसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि जो चीजें बहुत जो सिंपल, आपको पता है कि क्या क्या चीजें सिंपल हो सकती हैं, जहां पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है या कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, सेक्शन नंबर्स वगैरह में कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो उन सेक्शन नंबर्स को, उन सारे पोर्शन, उन सारे जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं, तो एक बार उनको रिवाइज करके आपको जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सीआरपीसी की ही बात करते हैं कि सीआरपीसी से हम शुरू करते हैं कि सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी में कहां कहां से क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू में हमने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकता है मेंस में कोई भी इंपॉर्टेंस ना रखता, हो सकता है प्रीलिम्स में भी किसी भी तरीके से उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
चलिए देखिए, सीआरपीसी में जो टॉपिक वगैरह है, एक तो आपको ट्रायल बढ़िया तरीके से पढ़ना, उसके अलावा में अगर हम बात करें तो प्री बार्गेनिंग अच्छी तरीके से देखना, उसके अपील की अगर हम बात करें तो अपील भी पढ़ना है, उसके अलावा में रिवीजन और रेफरेंस इन टॉपिक को पढ़ना है। जब हम रिवीजन और रेफरेंस पढ़ेंगे तो सीपीसी में भी देखेंगे कि सीपीसी में किस तरीके से जो रेफरेंस और रिवीजन के बारे में बात किया गया, यहां पर क्या डिफरेंस है। उसके अलावा में बेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेल में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो एंटीसिपेटरी बेल जो है, एंटीसिपेटरी बेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार में इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता था यूपी में। ठीक है, अब है तो इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस कुछ चीजें आप देखते होंगे कि जैसे ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, ये जो कुछ नए कॉन्सेप्ट वगैरह है जिनका सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल या एंटीसिपेटरी बेल और क्या बोलते हैं कि ट्रांजिट रिमांड, ये क्या होता है। फिर प्रोटेस्ट पिटिशन का भी कोई ऐसा जिक्र या स्पेशली कहीं प्रोटेस्ट पिटिशन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। पैरोल, प्रोबेशन, एडमोनिशन, तो पैरोल, प्रोबेशन, एडमोनिशन में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि पैरोल में क्या डिफरेंस है, प्रोबेशन में क्या डिफरेंस है, एडमोनिशन में क्या डिफरेंस है, और बेल में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कि आगे देखिए हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अरेस्ट। इसके अलावा में अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन जो है, इन्वेस्टिगेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो चार्ज जो होगा, चार्ज में प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चंस चार्ज जो है, चार्ज में पूछे जा सकते हैं। तो हम जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में हमने क्या बताया कि जो प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन है, प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन चार्ज से पूछे जाएंगे। उसके अलावा में अगर हम बात करें तो 177 से लेकर केवल 183 तक के प्रोविजन है, इन प्रोविजंस को भी देखना है। सेक्शन 125 से लेकर के केवल 126 तक के प्रोविजन जो है, इन प्रोविजंस को भी देखना है। उसके अलावा में इरेगुलरिटी में अगर हम बात करें तो सेक्शन 460 से लेकर के सेक्शन 464 तक, 5 तक भी नहीं देखना है, सेक्शन 464 तक स्पेशली इसको देखना है। सेक्शन 468 के प्रोविजन को देखना है। 473 में क्या प्रोविजन किया गया ये जानना है। उसके अलावा में सेक्शन 482 जो हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है, ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं, हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर। उसके अलावा में अगर हम बात करें सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86, इस प्रोविजन को भी आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 200 से लेकर के 203 तक इसको भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। इसके अलावा में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो 190 पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मजिस्ट्रेट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में, और इसी के साथ में 156 सबसेक्शन 3 भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन प्रोविजंस को स्पेशली हमको देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं कि जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में हम लोग फर्स्ट शेड्यूल जो होता है, फर्स्ट शेड्यूल को जनरली ना तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और ना ही अगर हम बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, फर्स्ट शेड्यूल को नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब भी कभी हम फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में सेक्शन 26 जो है, सेक्शन 26 को हमें पढ़ना पड़ेगा उसके साथ में ही।
तो जनरली देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट शेड्यूल को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारा ये मानना होता है, ये जो बच्चे हैं, जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को हम सबसे पहले, या जो गलत कॉन्सेप्ट या गलत चीजें हमारे माइंड में बैठी हुई हैं, हम उन चीजों को सबसे पहले दूर करने की कोशिश करते हैं, जिस पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 28 जो है, इसमें यह बताया गया कि कौन सा कोर्ट क्या पनिशमेंट दे सकता है। तो यही देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस तक दे सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने देता है तो 366 में उसको क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट जो होगा हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद में ही डेथ सेंटेंस जो होता है, डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि जब हम सेक्शन 29 पढ़ते हैं तो सेक्शन 29 में सीजीएम की बात की गई, और सीजीएम कितना पनिशमेंट दे सकता है, तो 7 इयर्स का इंप्रिजनमेंट दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो इंप्रिजनमेंट दे सकता है तो वो 3 साल का दे सकता है। इसी तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 साल का पनिशमेंट जो है, 1 साल का पनिशमेंट दे सकता है। अब यहीं से कहीं ना कहीं पर से अगर हम बात करें कि जब हम पनिशमेंट को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो जितना पनिशमेंट दे सकता है उसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जाता है कि वो उस मामले का ट्रायल कर सकता है या वो उस मामले का ट्रायल नहीं कर सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर कि किसी भी मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया है कि वो क्या पनिशमेंट दे सकता है, तो इससे इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है कि वो उस ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है या वो उस ऑफेंस का ट्रायल नहीं कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है ये पनिशमेंट जो दे सकता है, पनिशमेंट कितना दे सकता है, तो 1 साल का पनिशमेंट जो होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के द्वारा दिया जा सकता है। अब 1 साल का पनिशमेंट दिया जा सकता है इसके द्वारा। अब बात आती है कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई ऐसा मामला जिसमें 7 इयर्स तक का पनिशमेंट हो, क्या ऐसे मामले का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल कर सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता? क्या ऐसे मैटर का ट्रायल वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब हम सेक्शन 26 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, तो सेक्शन 26 में ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट किसी भी मामले का ट्रायल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको फर्स्ट शेड्यूल में, जिसको कहां पर फर्स्ट शेड्यूल में ऑथराइज किया गया है, वो उस मामले का ट्रायल कर सकता है। तो देखिए, जो कंफ्यूजन है वो मैं उसको दूर करता हूं कि आप लोग ये बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट की जो पनिशमेंट देने की जो क्षमताएं या जो उसकी कॉम्पिटेंसी लॉ में डिसाइड किया गया है, उसी कॉम्पिटेंसी के आधार पर वो ट्रायल भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, ट्रायल वो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है जो उस मामले में उतना पनिशमेंट देने की कॉम्पिटेंसी या उतना जुरिस्डिक्शन वो रखता है या नहीं रखता है, और एक ऐसा मजिस्ट्रेट भी दे सकता है जो उतना कॉम्पिटेंट है कि उतना पनिशमेंट वो दे सकता है। ट्रायल करने का अधिकार होना या ट्रायल करने का अधिकार ना होना, ये डिपेंड करता है फर्स्ट शेड्यूल पर। तो जिस मजिस्ट्रेट को जिस ऑफेंस का ट्रायल करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में ऑथराइज कर दिया जाएगा, वो मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है, चाहे वो उसका पनिशमेंट दे सकता हो और चाहे वो उसका उस मामले में पनिशमेंट ना दे सकता हो। अब देखिए,
जब हम बात कर रहे थे हमने क्या बताया कि पनिशमेंट से कोई भी मतलब नहीं, पनिशमेंट चाहे कोई भी पनिशमेंट हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जब फर्स्ट शेड्यूल पढ़ेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में आईपीसी का सेक्शन 380 लिखा हुआ है, आईपीसी का सेक्शन 380। और सेक्शन 380 आईपीसी जो है वो ड्वेलिंग हाउस से थेफ्ट की बात करता है। तो ड्वेलिंग हाउस से थेफ्ट की बात करता है और इसमें जो पनिशमेंट की बात की गई वो पनिशमेंट कितना दिया गया है, 7 ईयर्स। इसका मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें कितना दिया गया, 7 ईयर्स। तो अब अगर हम यहां पर बात करें कि क्या इस मामले का ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो 380 का मामला है, क्या इसका ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के द्वारा किया जा सकता है, तो हम इसको देखेंगे कैसे, फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में देखिए जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल तो वहां पर लिखा हुआ है एनी मजिस्ट्रेट, शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, एनी मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया फर्स्ट शेड्यूल में। तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस मामले का ट्रायल कर सकता है। तो ट्रायल के लिए अगर हम बात करें तो ट्रायल के लिए ऐसी कोई ये निश्चित नहीं है कि पनिशमेंट देने की कॉम्पिटेंसी रखता हो या ना रखता। अगर ट्रायल करने के लिए इस प्रकार से कॉम्पिटेंसी को तय किया जाता तो फिर फर्स्ट शेड्यूल बनाए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्स्ट शेड्यूल बनाया गया है तो ट्रायल का ये क्राइटेरिया नहीं है कि पनिशमेंट दे सकेगा तो ट्रायल कर सकेगा, पनिशमेंट नहीं दे सकेगा तो ट्रायल नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं है। अब यहीं से देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ट्रायल किया उसने, तो अगर ट्रायल किया और पनिशमेंट नहीं दे सकता है तो फिर क्या बोलते हैं कि पनिशमेंट जो होगा या जो सेंटेंस वगैरह होगा, सेंटेंस कैसे दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि देखिए 380 का ट्रायल कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी। 380 का हमने क्या बताया कि ट्रायल कर सकता है कौन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास भी। लेकिन अगर इसकी ओपिनियन है कि अक्यूज पर्सन जो है, अक्यूज पर्सन को 7 साल का पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, तो 7 साल का दिया जाना चाहिए, तो ये ट्रायल करने के बाद में मैटर जो होगा, मैटर को कहां पर, तो सेक्शन 325 सीआरपीसी, सेक्शन 325 सीआरपीसी में किसको सबमिट कर दिया जाएगा मैटर को, तो जो सीजीएम, जो कि सीजीएम दे सकता है, तो सीजीएम के पास में ये मामला जो होगा वो पनिशमेंट के मामले पर इसको भेज दिया जाएगा। किसके पास में भेज दिया जाएगा, जो सीजीएम होगा, सीजीएम के पास में इस मैटर को भेज दिया जाएगा। अब देखिए सीजीएम के पास में जब इस मामले को भेजा जाएगा या सीजीएम के पास में ये मैटर जो होगा, इस मैटर को जब भेज दिया जाएगा तो सीजीएम के पास में देखिए क्या अधिकार कि सीजीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सेकेंड क्लास के द्वारा जो मैटर डिसाइड किया गया था उसमें देखने के बाद में या तो सीधे 7 साल का सेंटेंस जो है, 7 साल का सेंटेंस उसके द्वारा दे दिया जाए, या अगर हम बात करें कि सीजीएम क्या कर सकता है, तो सीजीएम के पास में सेक्शन 325 सबसेक्शन 3 में ये राइट है, ये अधिकार है कि वो दोबारा से उस मामले का ट्रायल कर सकता है, दोबारा से उस मामले का ट्रायल कर सकता है। और जब वो दोबारा से उस मामले का ट्रायल कर सकता है तो इसी को दूसरा नाम दे देते हैं डी नोवो ट्रायल। क्या कहते हैं इसको, डी नोवो ट्रायल। तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डी नोवो ट्रायल क्या है, इस तरीके के जो टर्म्स वगैरह हैं उन टर्म्स को पूछा जा सकता है। डी नोवो ट्रायल ये थोड़ा आसान नहीं है क्योंकि जिसने पढ़ा उसको पता, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता, और एग्जामिनर भी जान रहा है कि हो सकता है बच्चे ने ना ही पढ़ा हो, तो आप इसमें अगर सॉरी बोल भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे जान लीजिए कि डी नोवो ट्रायल क्या होता है। तो जहां पर हमने क्या बताया कि 300 सेक्शन 25 में मैटर जो है वो मैटर सबमिट किया गया किसके पास में, सीजीएम के पास में। तो जब सीजीएम के पास में मामला गया तो सीजीएम ने क्या किया कि उस मैटर को देखा और देखने के बाद में उसको लगा कि नहीं, इस मामले में दोबारा से ट्रायल किया जाना चाहिए। तो अगर उसको लगता है कि दोबारा से ट्रायल करना चाहिए और वो दोबारा से फिर से एविडेंसेस वगैरह मंगाता है, उन विटनेसेस वगैरह को कोर्ट में पेश करवाता है और उस मामले का ट्रायल करता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डी नोवो ट्रायल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो डी नोवो ट्रायल वगैरह जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो लिंक करके पूछी जाती हैं कि जैसे आपसे पूछा गया कि सेक्शन 160 में पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी अक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुला सकता है।
सॉरी पुलिस अधिकारी मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को जानने वाले जो पर्सन होते हैं उन पर्सन को बुला सकता है। तो अब यहीं पर देखिए बात आती है कि पुलिस अधिकारी जो होता है, पुलिस अधिकारी कैसे बुलाएगा। ओरल ऑर्डर के माध्यम से पुलिस अधिकारी बुला सकता है, या जो ऑर्डर दिया जाएगा वो राइटिंग में दिया जाएगा। क्या पुलिस अधिकारी के द्वारा ये जो बुलाए जाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखित में आदेश दिया जाता है, लिखित में ये अपेक्षा की जाती है कि फला फला पर्सन फला फला जगह पर उपस्थित होंगे, क्या इसको हम समन की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या इसको हम समन की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए सेक्शन 160 में कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे लोगों को अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है कि पुलिस ऑफिसर में रिक्वायर टू प्रेजेंट सच पर्सन्स हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कि ऐसे व्यक्ति जो मामले के फैक्ट्स एवं सर्कमस्टेंसेस से, तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित हैं, ऐसे व्यक्ति जो होंगे उन व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी अपने समक्ष उपस्थित करवा सकता है। और ये उपस्थित करवाने में जो होगा पुलिस अधिकारी के द्वारा कैसा ऑर्डर दिया जाएगा, तो ये जो आदेश होगा ये आदेश किस तरीके का होगा, राइटिंग में ये ऑर्डर जो होगा, राइटिंग में ये ऑर्डर पुलिस अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि पुलिस अधिकारी जो था, पुलिस अधिकारी ने ये आदेश राइटिंग में नहीं दिया था, ये ओरल में दिया था। तो अगर ओरल में दिया था तो क्या इसको एक इरेगुलरिटी के रूप में माना जाएगा या उससे इन्वेस्टिगेशन को एक इरेगुलर प्रोसेस की तरीके से ट्रीट किया जाएगा या ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो देखिए लिखित में देना चाहिए था, ओरल में नहीं देना चाहिए था, लेकिन लिखित में नहीं दिया तो ये एक इरेगुलरिटी है। और ऐसी इरेगुलरिटी की जो जांच होगी, जो इंक्वायरी होगी, वो सेक्शन 465 सीआरपीसी में की जाएगी। कहां पर की जाएगी, सेक्शन 465 सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसी इरेगुलरिटी जो होगी उस इरेगुलरिटी की जांच की जाएगी। आगे देखिए हम बात करते हैं कि जब हम इरेगुलरिटी के बारे में बताते हैं कि इसकी जांच वहां पर की जाएगी। दूसरा ये है कि पुलिस ऑफिसर ने ये कहा, 160 का आदेश दिया और 160 का आदेश दे करके पुलिस अधिकारी ये कहता कि फला फला जगह पे प्रेजेंट होना है, वो पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या उसकी लायबिलिटी बना सकते हैं या लायबिलिटी नहीं बना सकते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड, तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 174 के अंतर्गत उस पर्सन की लायबिलिटी बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन अब देखिए, जब हम सेक्शन 160 पढ़ते हैं तो 160 में ये कहा गया कि जो मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से परिचित है उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बुला सकता है। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्या पुलिस अधिकारी विटनेस को बुला सकता है, पुलिस अधिकारी अक्यूज्ड को बुला सकता है, या पुलिस अधिकारी अक्यूज्ड या विटनेस दोनों को जिसको भी चाहेगा उसको अपने समक्ष बुला सकता है। तो देखिए सेक्शन 160 की अगर हम बात करें तो 160 का आदेश देकर पुलिस अधिकारी जो होगा, पुलिस अधिकारी केवल और केवल जो उस मामले से संबंधित विटनेसेस होंगे, जो उस मामले से संबंधित साक्षी होंगे, उन साक्षियों को अपने समक्ष बुला सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या पुलिस अधिकारी उस मामले से संबंधित अक्यूज्ड को अपने समक्ष सेक्शन 160 का आदेश देकर के बुला सकता है, तो पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक, इस पे बहुत एक फेमस केस था, रूपचंद का केस था, जिस रूपचंद के केस में यही चीज हेल्ड की गई थी कि अक्यूज्ड को नहीं बुला सकता है पुलिस अधिकारी, लेकिन अगर हम बात करें कि उस मामले का जो विटनेस होगा, उस मामले के विटनेस को पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने समक्ष बुलाया जा सकता है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि सेक्शन, हम इन्हीं सीक्वेंस में आप लोगों को बता रहे हैं, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और सेक्शन 132 सीआरपीसी, 132 इंडियन एविडेंस है, इंडियन एविडेंस। अब देखिए हम इन को देखते हैं, 162, 161 सबसेक्शन 2, दूसरा हमने क्या बताया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और सेक्शन 132। यहां पर देखिए जब हम बात करते हैं किसकी,
161 सबसेक्शन 2, दूसरा हमने क्या बताया सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट, और तीसरा हमने क्या बताया आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब आपसे यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 162 सबसेक्शन 2 जो है वो ये बात करता है कि पुलिस अधिकारी किसी विटनेस से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका जवाब उस विटनेस को खुद मामले में फंसा सकता है या उस पर कोई आपराधिक दायित्व आरोपित कर सकता है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए विटनेस बाउंड नहीं है। आपको बता दिया या आपसे पूछ लिया कि सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, तो आपने बता दिया कि सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 फला फला बात करता है कि जहां पर पुलिस अधिकारी किसी भी पर्सन को बुलाता है विटनेस के तौर पर, तो उससे कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता है जिसका जवाब उसे खुद मामले में फंसा सकता है या उस पर किसी आपराधिक दायित्व को आरोपित कर सकता है। फिर वहीं पर वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे कि लेकिन सेक्शन ऐसे करके पूछेंगे कि लेकिन सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कंपेल्ड विटनेस की बात करता है। किसकी बात करता है? कंपेल्ड विटनेस की बात करता है कि कोई भी विटनेस जो होगा उस विटनेस को साक्ष्य देने के लिए बाउंड किया जा सकता है, एविडेंस देने के लिए बाउंड किया जा सकता है। इवन ऐसा एविडेंस या ऐसे स्टेटमेंट को भी देने के लिए बाउंड किया जा सकता है जो उसके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जो उस पर किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही भी आरोपित कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया 132 भी पूछ लिया इंडियन एविडेंस एक्ट का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट जो हैं इन दोनों में आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये तो दोनों कॉन्ट्ररी बात करते हैं कि एक तरफ सेक्शन 132 जो बात करता है वो कंपेल्ड विटनेस की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हम सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि विटनेस जो होगा विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा किसी भी ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए जो उसके खुद के अगेंस्ट हो। तो अब अगर हम बात करें कि क्या इन दोनों प्रोविजंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या इन दोनों प्रोविजंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है या नहीं है? क्यों? तो देखिए 132 जो है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है? मजिस्ट्रेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। लेकिन हम जब 162 की बात करते हैं, 161 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर कोई अथॉरिटी नहीं, पुलिस अधिकारी के पास में यह अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसा प्रश्न पूछ सके या कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका जवाब विटनेस को खुद मामले में फंसा सकता है, तो ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी बाउंड नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे। लेकिन अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट ऐसे प्रश्न का भी जवाब देने के लिए बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ये हो गया। फिर वहीं पे देखिए क्वेश्चन अगला आ जाएगा कि क्या 132 और सेक्शन 20 क्लॉज 3 इनमें आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो देखिए जब हम 132 की बात करते हैं और सेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि अपने अगेंस्ट बोलने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा। वहीं सेक्शन 132 जो है वो ये कहता है कि अपने अगेंस्ट भी बोलने के लिए बाउंड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो देखिए इनमें भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है 132 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो प्रोटेक्शन देता है, जो संरक्षण प्रदान करता है, वो अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करता है। वही सेक्शन 132 की अगर हम बात करेंगे तो 132 जो है
वो केवल और केवल जो विटनेसेस हैं, विटनेसेस के अगेंस्ट लागू होता है। तो 132 विटनेसेस की बात करता है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो अक्यूज पर्सन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इस वजह से अगर हम बात करें कि इन दोनों प्रोविजंस में भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। फिर बात आती है कि 161 में पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी किससे प्रश्न पूछ सकता है? बुलाने का अधिकार तो सेक्शन 160 में विटनेस को है। प्रश्न पूछने का अधिकार जो होगा वो किससे प्रश्न पूछ सकता है? 161 की पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या अक्यूज से भी प्रश्न पूछ सकता है या केवल विटनेस से पूछ सकता है? तो 161 में अक्यूज पर्सन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो विटनेसेस होंगे, विटनेसेस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 161 में दोनों से प्रश्न जो होंगे, दोनों से प्रश्न अक्यूज पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। वहां पर ये लिमिट नहीं। फिर पूछा जा सकता है कि क्या 161 की प्रक्रिया को करने के लिए, प्रोसीजर को करने के लिए 160 का प्रोसेस किया जाना जरूरी है? अपीयरेंस वाला प्रोसेस किया जाना जरूरी है? प्रेजेंट करवाया जाने वाला प्रोसेस किया जाना जरूरी है? तो जरूरी नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ साथ भी देखे जा सकते हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग अलग होकर भी पढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि बिना बुलाए भी पुलिस अधिकारी कुछ परिस्थितियों में उस प्लेस पर जाकर जहां पर वो पर्सन रह रहा है, जो उस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के बारे में जानकारी रखता है, ऐसे पर्सन पर उसके रेजिडेंशियल प्लेस जो होगा या जहां पर वो रह रहा है, ऐसी जगह पर जाकर प्रश्न वगैरह जो होंगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है कि क्या बोलते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर एक सीआरपीसी में बहुत पेट क्वेश्चन होता है कि सेक्शन 300 भी बात करता है कि दूसरा विचारण ना किया जाए, दूसरा ट्रायल ना किया जाए। भाई आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी दूसरे विचारण पर रोक लगाता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें और सेक्शन 300 सीआरपीसी की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे? देखिए, इसका जवाब क्या है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो एक लिमिटेड स्कोप धारण करता है। वहीं आर्टिकल सेक्शन 300 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 300 का जो स्कोप है वो बहुत ही बृहद है, बहुत ही वाइडर। अब देखिए बृहद है, कैसे बृहद है? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये कहता है कि जहां पर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया, तो जहां पर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया तो कन्विक्शन के बाद में जो पर्सन होगा उस पर्सन के खिलाफ दोबारा से कोई भी मामला जो होगा, मामला कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, ना तो उसके खिलाफ कोई ट्रायल वगैरह किया जाएगा और ना ही उसे दोबारा से पनिश भी किया जाएगा। ये बात कहां पर लिखी है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है वो अक्यूटल की बात नहीं करता है, दोषमुक्ति की बात नहीं करता है। वो केवल और केवल किसकी बात करता है? कन्विक्शन, कि एक बार कन्विक्शन कर दिया गया तो दोबारा से उसी मामले में नहीं किया जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं सेक्शन 300 की, तो सेक्शन 300 का स्कोप थोड़ा सा बड़ा है। और सेक्शन 300 क्या कहता है कि चाहे किसी पर्सन का अक्यूटल कर दिया गया हो या किसी पर्सन का कन्विक्शन कर दिया गया, कि अगर कन्विक्शन किया गया है तब भी दोबारा से उस पर्सन को के खिलाफ कोई ट्रायल भी नहीं चलाया जा सकता है और उसका कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया जा सकता है। अगर उसका अक्यूटल कर दिया गया है तो भी उसके खिलाफ ना तो दोबारा से कोई ट्रायल किया जा सकता है और ना ही अगर हम बात करें कि उस पर्सन को पनिशमेंट वगैरह दिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे आर्टिकल 22 से और सीआरपीसी के अरेस्ट के प्रोविजन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये फंडामेंटल, अक्यूज्ड का ये फंडामेंटल राइट है या अक्यूज्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट कहां पर दिया गया है कि उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो 24 घंटे के अंतर्गत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए, ये संविधान में भी क्या अधिकार दिया गया है? तो आप आर्टिकल 22 के बारे में बताएंगे।
क्या अरेस्ट से संबंधित और प्रोविजंस की बात करता है आर्टिकल 22? तो बिल्कुल बताएंगे आपको बताना पड़ेगा कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने वाला जो प्रोविजन है वो भी आर्टिकल 22 में दिया गया है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि अक्यूज पर्सन को बेलेबल या नॉन बेलेबल किस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, ये वारंट क्या बोलते हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल किस में अरेस्ट किया गया, ये भी जानने का अधिकार होता है। उसके अलावा में उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के क्या आधार हैं, क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये सब जानने का अधिकार भी अगर हम बात करें कि अरेस्ट के प्रोविजन में भी दिया गया जब हम सीआरपीसी का सेक्शन 50 पढ़ते हैं, और साथ साथ में आर्टिकल 22 जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 22 में भी ये दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि संविधान और सीआरपीसी के प्रोविजन जहां जहां पर भी कनेक्ट हो रहे हैं वो प्रोविजन आप लोगों को पढ़ के ही जानना है। उसके अलावा में आप जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में भी रेफरेंस का प्रोविजन किया गया है, और जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी में भी रेफरेंस का प्रोविजन किया गया है। सीआरपीसी में रेफरेंस के बारे में जो बताया गया वो 395, 396 में बताया गया। वहीं हम सीपीसी की बात करेंगे तो सीपीसी में सेक्शन 113, और ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर 46 में बताया गया है। कहां पर बताया गया? ऑर्डर 46 में। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब भी हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करेंगे तो क्रिमिनल मैटर्स में जो रेफरेंस होगा या किसी भी मामले में वो रेफरेंस में भेजाएगा। आधार सेम है दोनों के। सेम क्या आधार है कि यहां पर भी पेंडेंसी के दौरान सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, और वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है कि जब हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करेंगे तो क्रिमिनल मैटर में क्या होगा कि क्रिमिनल मैटर जो है, क्रिमिनल मैटर में जब भी किसी भी मैटर को या किसी भी मामले को रेफरेंस में हाई कोर्ट के पास में भेजा जाता है उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर राय लेने के लिए, तो जो वर्तमान कोर्ट में मामला पेंडिंग था या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में मामला पेंडिंग था, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने समक्ष जो भी कार्यवाही होगी जो पेंडिंग थी उसको रोकेगा। ये रूल है रोकने का। जबकि हम सीपीसी की बात कर तो सीपीसी में कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे रेफरेंस में एक तरफ हाई कोर्ट में मामला भेजा क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के, दूसरी तरफ हाई कोर्ट जो है उस मामले से संबंधित जो भी फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न है उन प्रश्नों का निर्धारण हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा उन प्रश्नों का निर्धारण या उन क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को डिसाइड किया जा सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, जो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? फैक्ट से रिलेटेड है। तो जो तथ्य से संबंधित प्रश्न है उन तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है, भले ही उसने मामला को हाई कोर्ट में भेज दिया है। जबकि हम बात करें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है। ठीक, वहां पर रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए, हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन इनहेरेंट पावर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनहेरेंट पावर, कौन सा प्रोविजन इनहेरेंट पावर कोर्ट को देता है? तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है अपने आप में। आपने इसका जवाब दे दिया कि सेक्शन 482 हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है। गलत जवाब है। ये कुछ गलतियां हैं जो हम बता रहे हैं कि जो गलतियां हो सकती हैं स्टूडेंट्स से, तो उनके बारे में बात कर रहा हूं कि आपसे पूछा गया कि कौन सा सेक्शन इनहेरेंट पावर कोर्ट को देता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर कोर्ट को देता है। सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर कोर्ट को देता नहीं है। सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर को संरक्षित करता है। एक सेविंग क्लॉज के रूप में हम उसको देखते हैं, एक व्यावृत्ति के रूप में उसको देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि वो केवल संरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब जवाब क्या देंगे इसमें कि पूछा गया कि कौन सा सेक्शन इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को देता है, तो आप कहेंगे कि सर कोई भी सेक्शन इनहेरेंट पावर देता नहीं है। सेक्शन 482 जो है वो एक सेविंग क्लॉज के रूप में है, एक व्यावृत्ति
खंड के रूप में है जो हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर को संरक्षित करता है, और इनहेरेंट पावर जो है, इनहेरेंट पावर खुद वेस्टेड रहती है कोर्ट में। अब आपने इतनी बात बता दी, आप आगे भी बता सकते हो, और आगे क्या बता सकते हो कि सेक्शन 482 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी का, जो कोई भी प्रोविजन है वो कोर्ट की इनहेरेंट पावर को प्रभावित नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये शब्द इस बात को डिनोट करते हैं कि हाई कोर्ट को पावर देता नहीं, हाई कोर्ट में पावर वेस्टेड होती है, इसको सेविंग क्लास के रूप में। इतना आपको नहीं बताना है, आपको से पूछा गया तो आप सीधे जवाब दोगे कि सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर देता नहीं है, बल्कि इनहेरेंट पावर को संरक्षित करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसको एक सेविंग क्लॉज के रूप में देखा जाएगा। अब वो जब आपने ये जवाब दे दिया तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि इनहेरेंट पावर देता नहीं है, इनहेरेंट पावर वेस्टेड होती है, ऐसा क्या आपने देख लिया सेक्शन 482 में? तो तुरंत आप जवाब देंगे कि सेक्शन 482 ये नहीं कहता है कि सेक्शन 482 प्रोवाइड्स इनहेरेंट पावर टू हाई कोर्ट। सेक्शन 482 में ये लिखा हुआ है कि नो प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी शैल अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो आप इसका जवाब इस तरीके से देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि जो इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट की, क्या डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट की या मैंडेटरी पावर है? तो आप ये जवाब दोगे कि ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कि हाई कोर्ट जो का हाई कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। फिर पूछेंगे किन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकता है, तो आप बताओगे कि जहां पर लॉ साइलेंट है या लॉ साइलेंट नहीं है, लॉ में प्रोविजन दिया गया लेकिन वो प्रोविजन एक ऐसा प्रोविजन नहीं है जो पार्टीज को सफिशिएंट रेमेडी दे पाए, पर्याप्त उपचार प्रदान कर सके, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर लॉ नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का मिसयूज करने लगे, तो बिल्कुल चांस है कि कोर्ट अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। तो आप बताओगे कि नहीं, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का प्रयोग जो है वो फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्य के लिए कर सकता है, या जहां पर अब्यूज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए कोर्ट जो है, कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये तो खैर एक इनहेरेंट पावर एक ऐसी पावर है जिसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन है और उसके ऊपर कोई लॉ भी नहीं है, तो चांस तो इस बात का है कि वो मनमाने तरीके से, गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए कर लिया, आपसे पूछा क्वेश्चन, मान लीजिए कोर्ट ने अगर अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए मैटर को डिसाइड कर दिया, तो क्या उपचार होगा आपके पास में? तो क्या उपचार होगा आपके पास में बताएं? कोर्ट ने अगर गलत तरीके से इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए किसी मामले को डिसाइड कर दिया, तो क्या उपचार होगा? ठीक, तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे कि जहां पर कोर्ट कुछ गलत करती है और गलत करने के साथ में किसी भी मैटर को डिसाइड करती है, तो हमारे पास केवल एक राइट होता है, हम अपील नहीं कर सकते हैं वहां पर। हमारे पास में, अब जैसे हम सीपीसी की अगर हम बात करें तो सीपीसी में अपील का राइट भी है, सीपीसी में रिवीजन का भी अधिकार, सीपीसी में रिव्यू का भी राइट है। लेकिन जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में रिव्यू का कोई भी अधिकार नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास अपील हम कर नहीं सकते हैं। इस मैटर में केवल और केवल क्या किया जाएगा? रिवीजन किया जा सकता है। तो जब भी कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसी भी मैटर को डिसाइड करेगा, तो हम रिवीजनल कोर्ट में जा सकते हैं और रिवीजनल कोर्ट के माध्यम से रेमेडी जो होगा, रेमेडी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, अब जब यही इतना पूछ लेगा इनहेरेंट पावर, तो आपने जब ये कहा कि इनहेरेंट पावर कोर्ट में वेस्टेड ही होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर बन सकता है कि क्या ये पावर, इनहेरेंट पावर जो आप बता रहे हैं कोर्ट में वेस्टेड होती, केवल हाई कोर्ट में होती है, किसी भी कोर्ट में होती है? तो आप जवाब दोगे कि किसी भी कोर्ट में हो सकती है, लेकिन इसका कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं किया गया। फिर वो पूछेंगे कि एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं किया गया तो आप कैसे कह सकते हो? तो आप बताओगे, केस का नाम बता दोगे कि सकीरी वासु का केस था और सकीरी वासु के केस में ऐसा ऐसा कोर्ट जो था, कोर्ट ने हेल्ड किया था और ये कहा था कि और कोर्ट्स जो होंगी, और कोर्ट्स भी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया था, जिस लिमिटेड एरिया में के लिए यहाँ पर बात की गई, सकीरी वासु के केस में बात की गई।
अब चूंकि आप रिवीजन पे हो अभी, तो रिवीजन पे फिर वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सीआरपीसी में भी रिवीजन का प्रोविजन किया गया, सॉरी इनहेरेंट पावर, सीआरपीसी में भी इनहेरेंट पावर की बात की गई और सीपीसी में भी इनहेरेंट पावर की बात की गई। क्या डिफरेंस है दोनों में प्रोविजन के तौर पर अगर हम बात करें? तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम, हाँ एक चीज और जो गलती होती है, जो बच्चे मेंस में भी गलती करते हैं कि डिफरेंस पूछा गया तो बच्चे सबसे पहले बताते हैं कि सर उसको सेक्शन 151 सीपीसी में बताया गया, इसको 482 सीआरपीसी में बताया। ये नहीं बताना है आपको, ठीक, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक, इसको हम डिफरेंस के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो डिफरेंस देखिए क्या होगा कि जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो वहां पर सेक्शन 151 में एनी कोड शब्द का प्रयोग किया गया। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? एनी कोड। लेकिन जब हम सीआरपीसी का सेक्शन 482 पढ़ते हैं तो सेक्शन 482 में हाई कोर्ट शब्द जो है, हाई कोर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए 482 में हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकता है, एक्सप्रेसली जो लिखा हुआ है लॉ में। लेकिन जब हम 151 सीपीसी की बात करते हैं तो वहां पर इनहेरेंट पावर जो है, इनहेरेंट पावर का प्रयोग किसी भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीपीसी में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। रेस जुडिकेटा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब आपसे सेक्शन 300 पूछेंगे तो पूछ लिया कि ऐसे प्रोविजन सीपीसी में भी कहीं पर दिया गया, तो आप बताएंगे सेक्शन 11 में। फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा भी पढ़ा है क्या, किसका कोई ऑर्डर, कोई रूल में भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में बताया गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको सीधे जवाब देना है कि ऑर्डर 2, रूल 2, सब रूल 3 जो है वो भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में बताता है। तो जो लिंक्ड प्रोविजन है, भले ही वो हमारे सिविल लॉ से रिलेटेड हैं, लेकिन लिंक जो प्रोविजन है, जो कनेक्टेड प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो कनेक्टेड प्रोविजंस हैं, कनेक्टेड प्रोविजन चाहे वो किसी भी लॉ के हों, चाहे आपका सिलेबस हो या ना हो, उनको जानना ही जानना है आपको। आज फिलहाल बहुत लंबी क्लास में नहीं ले पाऊंगा, तो इस वजह से मैं क्लास छोड़ रहा हूं। लेकिन इन सब्जेक्ट्स की जो हमने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, खास करके इन सब्जेक्ट्स की आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और रही बात टॉर्ट, तो टॉर्ट में बहुत सारे टॉपिक्स आप देखते हैं, जैसे जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं टॉर्ट में, जनरल एक्सेप्शन आप यहां पर भी पढ़ते हैं। तो टॉर्ट जब आप पढ़ेंगे, जो टॉर्ट में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंडियन पीनल कोड जैसे ही हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में 2015 के इंटरव्यू में टॉर्ट से भी खूब क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चूंकि देखिए आपने एलएलबी किया हुआ है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी, तो ऐसा नहीं है कि कमीशन या जो बोर्ड है, बोर्ड एक लिमिटेड एरिया को कवर करते हुए चलेगा। हाँ, मुश्किल जो क्वेश्चन है वो इन एरिया से पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो, वो किसी भी जगह से या किसी भी एरिया से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन सब्जेक्ट्स पर मेन फोकस होना चाहिए, लेकिन बाकी का भी अगर हमारे पास समय बचता है तो बाकी को भी हम थोड़ा थोड़ा करके देख लें, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें मैं बता दूं कि कुछ केसेस वगैरह हैं, उन केसेस वगैरह को भी आप लोगों को तैयार करना है, ठीक। केसेस में स्पेशली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो केसेस हैं वो आपको देखना है, एविडेंस के भी केसेस, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी सब नहीं, सारे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे हम आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 इस समय अगर हम बात करें, आर्टिकल 72 पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आर्टिकल 72 से जब क्वेश्चन पूछे तो इसी से कनेक्टेड सीआरपीसी का प्रोविजन, जहां पर हालांकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है, ठीक। अभी जो मैटर हुआ था, ठीक है, इस जो बिल्किस बानो वाला मैटर हुआ था, तो ये भी क्वेश्चंस वगैरह जो है, इन क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक, और आप लोग पढ़िए, ठीक है। बाकी अब अगले सेशन जो होगा, अगले सेशन में हम सब्जेक्ट्स के साथ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं,
तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।